दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। यानी जो विचार हमारे हैं उनको एक शेप दे करके, भाई मुझे कुछ कहना है, मेरे मन में कुछ बात है, मैं भाषा के माध्यम से उसको एक आकार दे पाऊंगी, एक शेप दे पाऊंगी जो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है। यानी जो हमारे विचार हैं वो, उनको आकार कौन देगा? भाषा देगा, भाषा देगी। और हम दुनिया को जिस तरह से देख रहे हैं और चिंतन करते हैं उसका निर्धारण भी भाषा करती है। ये इंग्लिश पेडागोजी में पहले आया करता था, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो ये हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लिया जाने लग गया। ठीक है ना। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2015-15 के टाइम से आता है ये क्वेश्चन। और समझते हैं कहानी है क्या। आएगा भाई, पीडीएफ भी आएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखो, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डिसाइड्स और डिटरमाइंस थॉट्स, यानी हमारे विचार कैसे होंगे, ये हमारी भाषा से प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में उस तरह का लिटरेचर भी पढ़ रहे होंगे, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत जान रहे होंगे, कुछ और होगा इस तरह का उस संस्कृति में। तो भाषा जो है वो आपके विचार को प्रभावित करती है कि आपका सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट, ये बात सैपर-वोल्फ कहते हैं। इन दोनों की एक हाइपोथेसिस थी। इंग्लिश में भी ये ऐसे आता है पेडागोजी में, हिंदी में भी। सैपर-वोल्फ हाइपोथेसिस या प्राकल्पना या परिकल्पना इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए एक बार, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। यानी जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं रेपिटेड प्रैक्टिस के माध्यम से, एफर्ट के माध्यम से, है ना, तो उसी तरह से आप भाषा भी सीखते हैं। ये किस सिद्धांतकार के विचार से मेल खाता है? अब ये सिद्धांतकार हर बार पूछे जाते रहे हैं, लेकिन बस घुमा करके पूछ लिया है। हर दिन कोशिश रहेगी एक हफ्ते में हम 2 से 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट करें। ठीक है मुनेश, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए बताइए, बी ऑप्शन 37% लोग कह रहे हैं, यानी चॉम्स्की कह रहे हैं आप लोग। तुक्के क्यों लगाते हैं इतने, हैं? बात क्या चल रही है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अन्य अनुभव के माध्यम से चीजें सीखता है। जिसने अनुभव के माध्यम से कह दिया, उसने हेरिडिटी को, आनुवांशिकता को साइड कर दिया। समझ पा रहे हो? अगर बहुत हद तक देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे इस बात को समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है कि मानव भाषा भी उस तरह सीख रहा है जैसे बाकी चीजें सीख रहा है। एक बार गिरा, संभला, फिर साइकिल चलाना सीखा, टीवी में किसी को बोलते देखा, किसको, डोरेमोन को, गलत बोला, तुतला करके बोला, माँ बाप ने कहा वेरी गुड, शाबाश, या फिर थोड़ा सा कहा कि बेटा इसको ऐसे ठीक कर लो, तो अगली बार ठीक कर लिया। ये जो प्रोसेस है, इमिटेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट करेगा, ये स्किनर कहते हैं ऐसी बात कि जैसे बाकी चीजें हम सीखते हैं वैसे ही हम लैंग्वेज सीखते हैं अनुभव के आधार पे। और तो भाषा विकास का जो शुरुआत है वो कब से होती है, कोई बताना चाहेगा? भाषा विकास की जो शुरुआत है वो रोने से हो जाती है। क्राइंग पहली स्टेज होती है, फिर जाकर के कूइंग आता है, फिर बैबलिंग आता है, फिर वन वर्ड स्टेज आती है। यानी पहले बच्चा रोता है जन्म के समय, वो भी भाषा का ही एक चरण मान लेते हैं, रोना। फिर कूकना आता है कि जब वो 6 हफ्ते में, 1.5 महीने के आसपास, चैं पे कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज निकालेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर बलबलाना आता है जब वो 6 महीने के आसपास क्या करेगा, बा, मा, सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू करेगा। फिर 1 साल में सिंगल वर्ड, पानी, खाना। फिर 2 साल तक आते आते 2 शब्दों को जोड़ करके एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं 2 शब्द स्टेज तो भाई 1.5 से 2 वर्ष के बीच में आएगी। अभी कहां से आ गई? ये पूर्व भाषिक थोड़ी, ये तो भाषिक अवस्था हो गई। एक शब्द भी 1 साल के आसपास आता है बोलना प्रॉपर तरीके से। ठीक, तार शैली वाक्य तो प्रॉपर टेलीग्राफिक स्पीच हो गया। 2 शब्द जोड़ के एक नया वाक्य बनाना, ये 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर आएगा, 1.5 से 2 वर्ष के बीच। तो बच्चे की पूर्व भाषिक अवस्था की विशेषता है कि रोना, कूकना, बलबलाना। रोने से शुरू करके ये पहले, भाषा से पहले की अवस्था हो गई। रोना, कूकना, बलबलाना, ये मैंने भाषा विकास के चरण बताए हुए हैं। तो हमारे शरीर की भाव भंगिमा, हाव भाव, एक वो वाइब कह लीजिए एक तरह की, क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है।
संकेत कहेंगे इनको, अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे, शाब्दिक कहेंगे, शब्द की तो बात ही नहीं हो रही अभी यहाँ, कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण कहेंगे, यहाँ कंप्यूटर कहां से बीच में आ गया। ये हमारे हाव भाव, हमारे जेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इसको नॉन वर्बल कहेंगे या अशाब्दिक व्यवहार कहेंगे। जहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बॉडी लैंग्वेज से सारी बात कन्वे हो रही है। संकेतों की भी यहाँ बात नहीं हुई है कि हम संकेत कर रहे हैं किसी तरफ, संकेत भी यहाँ अशाब्दिक व्यवहार में ही आ जाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है, कि शब्दों का प्रयोग यहां नहीं हो रहा है, संकेत मत कहिए इसको, ठीक है ना। ये सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, यानी हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, नियम होते हैं, यानी सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम। हम ये कहते हैं कि भाई भाषा जो है एक प्रॉपर नियमों से बंधी हुई प्रणाली है, जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। यानी इन नियमों की व्यवस्था के कारण हम अर्थ निकाल पाते हैं, शब्दों को जोड़ पाते हैं, मीनिंग तक पहुंच पाते हैं। नियमों की यह व्यवस्था क्या कहलाती है? नियमों की व्यवस्था भाषा में व्याकरण कहलाती है। एकदम 57% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वाक्य संरचना, किसी वाक्य में नियम कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना कैसी है, कहां कर्ता आएगा, कहां कर्म आएगा, कहां बाकी चीजें आएंगी, क्रिया आएगी, वो वाक्य संरचना से संबंधित, जो वाक्य संरचना यानी एक वाक्य के अंदर जो नियम है वो वाक्य संरचना से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पूरी भाषा में बात कर रहे हैं नियम की, तो भाषा की जब हम बात करें और नियमों की व्यवस्था की बात हो भाषा में, तो व्याकरण की बात हो रही है। पूछा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या है। अब इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं। अब ये हालांकि भाषा के बारे में नहीं है, लेकिन भाषा के बारे में है। याद कीजिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वाला पीरियड। अब वहां पे भाषा और गणित की तो बात कर रहे हैं कि बेसिक भाषा और गणित हम सिखा पाए बच्चे को, उसको बेसिक स्किल्स आती हो, वो अपना नाम लिखना तो जानता हो एटलीस्ट बाय द एज ऑफ 9 इयर्स। तो कक्षा 3 तक 2026-27 तक का ये मिशन है FLN, जिसकी हम बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उससे आप जोड़ करके इसको देख सकते हैं। अब इसमें सबका जवाब जो है वो अलग अलग है, इस पे हम बात कर लेते हैं, है ना, इस पे हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण, आपको पता है फाउंडेशनल स्टेज को बुनियादी चरण कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज। अगर इसको देखा जाए पूरा, तो ये कितने साल का है, 5 साल का है शुरुआत में। 5+4+4+3 का सिस्टम है ना। इस 5 में शुरुआत के जो 3 साल हैं वो हैं हमारे आंगनवाड़ी पीरियड, बाल वाटिका पीरियड। फिर उसके बाद के जो 2 साल हैं वो है हमारे कक्षा 1 और 2 वाले। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बुनियादी चरण है वो टोटल मिलाकर के 5 साल उसकी अवधि होनी चाहिए। हालांकि इस पे अभी कॉन्फ्लिक्ट है। जो एक आंसर की मैं चेक कर रही थी उसमें इन्होंने 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर 2 वर्ष देते हैं तो वो सिर्फ क्लास 1 और 2 को काउंट कर रहे हैं बुनियादी में, जो कि नहीं होना चाहिए। हम इसमें डी के साथ ही जाएंगे, 5 वर्ष हो रही है। निम्नलिखित में से, अभी तो ये आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि हलवा नहीं बचा है अभी जो ये हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन हम इसको बना लेंगे, पहले इजी हुआ करती थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट का सोर्स कौन सा हो सकता है इन सभी सोर्सेज में से। लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्रोत पहला है जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, यानी जो आसपास लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं बच्चे, तो इसको हम कहेंगे कि भाषा विकास का एक स्रोत है, माध्यम है, कह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा, अब इस पे हमारे पास सच में बहुत अच्छे से साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है कि क्या वो सुन रहा है एग्जैक्टली और कितना उसको भाषा उस समय आ जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं चलो कुछ तो सुनाई देता ही होगा। बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही भाषा, इतना होश होगा बच्चे को उस टाइम, बट चलो इसको तो हटाना इजी है। बच्चों के साथ बातचीत करते समय मां द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, तो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा जो हमें एक्टिव बच्चा नजर आ रहा है या जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा वो है डी ऑप्शन। हम कह रहे हैं बाकी ये तीनों गलत हैं ही नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल जड़ से गलत नहीं मान सकते हम बाकी के तीनों को, लेकिन डी इनसे कहीं बेटर है। सबसे ज्यादा जो भाषा का विकास होगा, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया है। बुनियादी चरण समझ रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष के बीच की अवधि है।
है ना, 3 साल के आसपास का बच्चा होगा, वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है। यानी जो भी आसपास उसको दीवारें मिल रही हैं, घर पे हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, आड़ी तिरछी लकीरें वो खींच रही है। फिर इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बट बच्चा कुछ कुछ करना शुरू कर देता है, जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ना कोई मतलब है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है या संख्या बोध का विकास है? देखिए, ऐसा आपको लग सकता है कई क्वेश्चंस में कि यार ये भी तो हो सकता था, इसमें क्या दिक्कत थी, लेकिन कुछ ना टर्म्स होते हैं, जैसे नाउन की एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, संज्ञा की एक पक्की परिभाषा है, अपनी मर्जी से हम नहीं कुछ भी कह देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जब इस तरह की बात आती है ना स्क्रिबलिंग की, कि भाई बच्चा कुछ भी अपनी मर्जी से बनाने की कोशिश कर रहा है, बुनियादी चरण में है, इसको आरंभिक साक्षरता या फिर एमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं, कि वो सीखने की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। क्या कहते हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, ये पूछा है। एक नई स्कीम है, ये सबको पता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समन्वित करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समन्वित करने की भारत सरकार की रेल योजना, कुछ भी। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समन्वित करने का कार्यक्रम, या फिर विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। क्या कहना चाहेंगे, बताइए? एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें बात हो रही है कि एक भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बना दिया, अब हमें श्रेष्ठ भारत बनाना है, यानी जोड़ना है, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे बच्चे कनेक्ट हो पाए। भारतीय संविधान में, यानी अगर हम भारतीय संविधान की माने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, अंग्रेजी की क्या है और हिंदी क्या है, दोनों मैं बताती हूं आपको। तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयी भाषा है, सहकार्यालयी भाषा है, जुड़ाव लिंक भाषा है, या राष्ट्रीय भाषा है? अब भावनाओं में बह के इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहना है, राष्ट्रीय भाषा है, बनाने की बात थी, सारी चीजें हैं, बट अगर संविधान के अनुसार आज हम देखते हैं तो ये कार्यालयी भाषा है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है। और किसके अनुसार है ये ऑफिशियल लैंग्वेज? याद आ रहा है? ओला के अकॉर्डिंग। ओला वो नहीं, कैब, ओला से याद कराया था आपको, 1963 का एक्ट था, 63 या 61, एक बार चेक कर लेना, ऑफिशियल एक्ट जो है वो आपका। और इसमें बात क्या हुई थी? 61 आई बिलीव, है ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूं। ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, इसके अनुसार आर्टिकल 343 में बात होती है कि हिंदी क्या है? कार्यालय भाषा है। बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, यानी मदर टंग है, जो भी वो घर से बोलना जानती है। साथ ही समाज में, और विद्यालय में प्रवेश ले रही है, हम मान रहे होंगे पहली कक्षा में आ रही है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से संबंधित है, यानी समाज में जो भाषा बोली जा रही है, जो उसके आसपास, और उसकी वो मदर टंग से रिलेटेड होती है, जो भी हमारे आसपास भाषा वो बोली जा रही होती है, एक एरिया में उसी तरह की भाषा होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, किसी घर में थोड़े कुछ शब्द अलग प्रयोग होते हैं। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, मतलब विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाई हो रही है वो एक अलग भाषा है, इंग्लिश हो सकती है, घर पे हिंदी हो सकती है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी वो जो जब लैंग्वेज लर्निंग करेगी स्कूल में आकर के, कौन सी एक बात गलत होगी? देखिए, क्योंकि टॉपिक तो लिमिटेड है, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, यानी कि क्योंकि उसको दूसरी भाषा आती है तो वो सीख पाएगी सफलता से, बात तो ठीक है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेंगी, ये नहीं मानते हम। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है भाई। यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी, यानी जो भी भाषाएं उसको आती हैं, 2 भाषाएं उसे आती हैं, एक उसके नेबरहुड की और एक उसके घर की मातृभाषा, ये दोनों व्यवधान डालेंगी, बाधा नहीं बनती है, बैरियर नहीं बनती है, संसाधन बनती है। जो भी भाषा बच्चा घर से लेके आता है वो हेल्पफुल होती है, संसाधन के रूप में काम करती है, तो ये गलत हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति
20 का उल्लेख नहीं करता है, यानी एनईपी 2020 के बारे में कौन सा एक बात नहीं करता है कथन। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना चाहिए, यानी जो स्कूल की लैंग्वेज है उसमें पढ़ाओ बच्चों को, सभी को। देखेंगे पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए। फैक्ट है बिल्कुल, मातृभाषा से शुरुआत करनी है हमें। ये आपकी नई शिक्षा नीति भी कहती है, कोठारी आयोग भी कहता है, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं, त्रिभाषा सूत्र, जिसको लागू करने की बात, आपकी लचीलेपन के साथ लागू करने की बात शिक्षा नीति कहती है। छोटे बच्चे तब बेहतर सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस उनके आसपास होंगी तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा। ठीक बात है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि नई भाषा सीखना उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। ये भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि भाई पढ़ाओ मातृभाषा में ही, ताकि बच्चा पहले कनेक्ट तो हो जाए, बाद में दूसरी भाषा सिखा दो। लेकिन ये कह रहे हैं सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ना चाहिए, यानी आप ऐसा कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी को स्कूल के मीडियम में पढ़ाओ। स्कूल है इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे सब, चाहे किसी को पहले से इंग्लिश आती है नहीं आती, नहीं, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। पदा से क्या तात्पर्य है? हिंदी में थोड़ा समय कम लगता है क्योंकि ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों साइड में लिखी हुई नहीं है कि आपको बतानी पड़े। तो निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? अब ये इंग्लिश पेडागोजी में भी खूब पूछा जाता है, ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में भी। निष्क्रिय शब्द संपदा को इंग्लिश में पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। एक एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक पैसिव वोकैबुलरी होती है ना। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा है। जिसने एक पेडागोजी सब्जेक्ट की अच्छी कर ली लैंग्वेज की, उसका दूसरे लैंग्वेज की पेडागोजी भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उन्हें सुनते और पढ़ते हैं, सक्रिय शब्द संपदा बन जाएगी, निष्क्रिय नहीं बनेगी, क्योंकि एक्टिवली जिन शब्द को हम यूज करते हैं वो एक्टिव वोकैबुलरी में आते हैं, सक्रिय शब्द भंडार में आते हैं, जबकि हमसे निष्क्रिय पूछा है। निष्क्रिय में हम शब्दों को यूज नहीं करते, जिन शब्दों का प्रयोग हम बार बार खुद से नहीं करते, या तो हम कहीं से सुनते हैं, किसी मूवी में सुन लिया, किसी व्यक्ति के द्वारा सुन लिया कहीं, या फिर किताब में पढ़ लिया, कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, मतलब इनका मीनिंग हमें पता है लेकिन यूज में नहीं आते ये उतने, स्पेशली हमारे द्वारा भाषा प्रयोग में नहीं आते। सही बात है। वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं, नहीं, ना तो हम लिखते समय करते हैं ना बात करते समय करते हैं, ये जनरली हमें पढ़ने में आते हैं कहीं या फिर सुनने में आते हैं, लेकिन हम इनका मीनिंग जानते हैं, यूज कम होता है इनका। वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं, ये तो फिर एक्टिव वोकैबुलरी सक्रिय शब्द संपदा हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8th शेड्यूल जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भाषा के बारे में बात करता है, और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची के अनुसार 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तो बिल्कुल जबान पे होना चाहिए हमारी। क्या है ये? 22 भाषाओं को अनुमति दी गई है। निपुण भारत मिशन है एक, किस बारे में है? निपुण का मतलब ही है मास्टरी हासिल करना। पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा को समुन्नत करने के लिए राष्ट्रीय पहल है, यानी ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। प्रौढ़ साक्षरता यानी जो अडल्ट एजुकेशन है उसकी बात हो रही है। छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध समुन्नत करने के लिए भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, या फिर मातृभाषा आधारित शिक्षा को समुन्नत करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो उसके लिए तो फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला काफी था, मदर टंग को प्रमोट करता ही है ना। सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं इसमें, सब लोटपोट हो गए। कई लोग तो डर के सो भी गए कि यार कौन जवाब देगा इतने मुश्किल क्वेश्चंस का, है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं है। निपुण भारत मिशन जो है वो अडल्ट एजुकेशन के बारे में भी नहीं है, ये है छोटे बच्चे। छोटे बच्चे कौन से? 3 से 9 वर्ष वाले। ये निपुण हो जाएं, इनमें बेसिक जो अर्थमेटिक की स्किल है, रीडिंग राइटिंग की स्किल है, यानी पढ़ना लिखना और जो बेसिक गुणा भाग है वो सीख जाएंगे। तो छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों में पठन एवं संख्या बोध यानी अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, ये सब बेसिक आ सके, इसके लिए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन चलाया गया है। बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र होता है, जन्म से ही होता है, यानी मतलब बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ होगा इन द हिस्ट्री ऑफ सीटेट, अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें कि भाई, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बहुत बार। इसमें भी अगर कोई गलती करे तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है ना। चुल्लू भर पानी तो नहीं हम कहेंगे, बट सोचने की जरूरत है, ठीक है ना।
तो अधिगम यंत्र क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जो ह्यूमन ब्रेन है इनेट एबिलिटी के साथ होता है भाषा सीखने की पैदा। ये कौन कहते हैं? नॉम चॉम्स्की कहते हैं। नॉम चॉम्स्की कहते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बट इन्होंने यही बात की कि मानव मस्तिष्क में भाषा के अर्जन की आंतरिक क्षमता होती है। ये भी क्वेश्चन अगेन उसी कैटेगरी का है, बार बार रिपीट होने वाला। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर। इसी बात को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में रोक के रखा था जब हम बात कर रहे थे कि जन्म से ही आंतरिक क्षमता है भाषा को अर्जित करने की। भाषा अधिगम यंत्र है हमारे दिमाग में एक। तो सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है पूरी दुनिया में, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ग्रहण करता है कि कोई भी भाषा हो, कुछ स्ट्रक्चर सेम होते हैं और हमारा ब्रेन एक्वायर कर लेता है इजीली। ये बात भी चॉम्स्की ने ही कही।